सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अगले आम इंतखाबात के नताइज क्या हो सकते हैं? क्या दोबारा पीटीआई मैदान मार सकती है या फिर अपोजिशन हैरान कुन पोजीशन हासिल कर सकती है? कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज से आम इंतखाबात के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं। खबर यह है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में पीटीआई ने बरतरी हासिल की है, लेकिन यह कामयाबी ऐसी नहीं कि इसकी बुनियाद पर अगले आम इंतखाबात में फतह का ताज आसानी से इसके सर सज जाए। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के नताइज पर अगर नजर डालें तो पंजाब में नून लीग का पलड़ा बहुत भारी है। लाहौर में जहां 2018 के इंतखाबात में पीटीआई ने नून लीग के कले में दरार डाली थी, इस बार यहां इसे नाकामी का सामना करना पड़ा है। मुल्तान रावलपिंडी के नताइज भी अच्छे नहीं आए। ये कप्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने अहम हलकों में कामयाबी अपने नाम की है। तहरीक इंसाफ भी बड़ी जमात बनकर उभरी है। केपीके में बल्ले की बल्ले बल्ले हुई है। बलूचिस्तान में बाप और पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं। असद इमरान नताइज को पीटीआई की असद उमर की अगर बात करें तो वो नताइज को पीटीआई की बड़ी कामयाबी करार देते हैं, जिनकी ये बात सच है कि पीटीआई मुल्कगीर जमात बनकर उभरी है। पूरे मुल्क में वो पहले या दूसरे नंबर पर रही है। ये दुरुस्त है कि इस मार्के में पीटीआई ने बरतरी हासिल की है, लेकिन पार्लियामेंट में होने वाले जमहूरी मार्के में आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वजह से हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा। सहाफी रहनुमाओं के मुताबिक जो काम आमरीयत के दौर में नहीं हुआ, आमरीयत में नहीं हुआ, फवाद चौधरी ने वो भी कर दिखाया। तारीख में पहली बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर पार्लियामेंट के दरवाजे सहाफियों के लिए बंद कर दिए गए। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन ने ऐवान के अंदर एहतजाज किया, जबकि बाहर सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बनी है। अपोजिशन रहनुमा भी इजहार यकजहती के लिए सहाफियों के एहतजाज में शरीक हुए। दूसरी तरफ अपने खिताब में जहां सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हुकूमती कारकर्दगी को सराहा, वहीं जनाब सदर ने दुनिया को यह मशवरा भी दे डाला कि वो इमरान खान के सियासी तदब्बर से इनकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करें। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया तो रही एक तरफ, अपोजिशन वज़ीर आज़म के तदब्बर की कायल क्यों नहीं हो रही, या ये तदब्बर सिर्फ पीटीआई अरकान को ही नजर आ रहा है? इसी से बात का आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये तो एक्सपेक्टेड था कि सदर तकरीर माजी में भी रहा है, अपोजिशन ने हमेशा यूँ किया है, लेकिन आज मनाजिर कुछ ज़्यादा ही अफसोसनाक हो गए। उसामा साहब, हुकूमत ने एक ये जो नग ढूंढ के लाए, ये जो हीरा ढूंढ के लाए ना, जिसका नाम फवाद चौधरी है, मेरा मतलब ये पहली दफ़ा हुआ है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस जॉइंट सेशन से खिताब कर रहे हैं और प्रेस गैलरी के दरवाज़ों को ताले लगाए गए हैं। मैंने इस तरह पहले कभी नहीं देखा। ये क्रेडिट फवाद चौधरी को ही जाता है। इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीर करते हुए जब उन्होंने जर्नलिस्टों का, सहाफ़ियों का, मीडिया का शुक्रिया अदा किया तो ऊपर देखा और देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाद में वो बेचारे चुप हो गए। ये नहीं कि फवाद चौधरी साहब जब से इस बंदे को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाया, ये वो बंदा है, जब इसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया तो इसने स्टूडेंट से कहा कि जनाब आप मैथ्स कॉम में दाखिला ना लें, क्योंकि मीडिया का कोई फ्यूचर नहीं है इस पाकिस्तान में। इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दुनिया में ये वाहिद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। हर मिनिस्टर जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने जो उसका डिपार्टमेंट है वो तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अखबारात आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नौकरियाँ मिलें, एक उनकी नौकरियाँ सिक्योर हों, उनको वक्त के साथ साथ सैलरियाँ मिलें। ये वाहिद मिनिस्टर है जो ये कह रहा है कि जनाब लोगों की तनख्वाहों में कट लगने पे खुश हो रहा है, लोगों की नौकरियों की बरतरफी पे खुश हो रहा है। ये वाहिद मिनिस्टर है जो स्टूडेंट्स को ये कह रहा है कि मैथ्स में दाखिला ना लो क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। ये वो बंदा है जो गला घोंट रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें कि ये जो कंट्रोवर्शियल बिल है, चले मैं आप भी कहते हैं फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जो न्यूज़ है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए। और जो मीडिया के ये अदारे हैं ये कोशिश करते हैं कि जो खबर दी जाए उसमें किसी हद तक क्रेडिबिलिटी हो, मगर अदारे यहाँ पे कई फिल्टर लगे हुए हैं।
मेरा रिपोर्टर लेके आता है खबर तो सबसे पहला फिल्टर जो है वो मैं हूँ। मेरे बाद हमारा जो है वो कराची ऑफिस है, न्यूज़ रूम है, उसके बाद वो खबर आगे जाती है, कई हाथों से गुजर के वो खबर आगे जाती है। बेताजा फिल्टर है, बेताजा खबर जो वापस भी भेजी जाती है कि जनाब इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक कर लें। अगर चलें ठीक है, फेक न्यूज़ के हवाले से अगर उसकी क्रेडिबिलिटी को कुछ करना है तो चले उस पर कोई म्यूचुअल बैठ के सब बात की जाती। इस तरह तो नहीं है कि 10 करोड़ रुपया जुर्माना, 15 करोड़ रुपया जुर्माना या 10 करोड़ रुपया जुर्माना कौन अदा करेगा। हर चैनल का लाइसेंस जो है हर साल रिन्यू हुआ करेगा। चैनल जो है वो कुछ कर ही ना पाए, वो सिर्फ उन पर यही तलवार लटकती रहे। लेकिन मेरा तो सवाल सबसे अहम ये है कि फवाद चौधरी साहब, आपने इस बिल में वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या रखा है? मेरा मतलब है यहाँ पर सैलरियाँ नहीं दी जाती, यहाँ पे नौकरियों का कोई पता नहीं है, नौकरियों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बेताजा चैनल बेताजा लोगों को निकाल दिया, बगैर 1 रुपया दिए निकाल दिया। वर्कर का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे कोई रोज़गार का जरिया नहीं है। और इस बिल में सिर्फ यही है कि जनाब इनको निकाल दो, इनको जुर्माने कर दो, इनको बंद कर दो, लेकिन किसी वर्कर के राइट्स का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। अच्छा गुलाम साहब, ये तो बाबर साहब ने तो अब तंज में कह दिया कि हीरा पता नहीं कहाँ से उन्होंने ढूंढा है। ये खुद भी यानी प्रोग्राम भी करते हैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ये कहते हैं साफत खत्म हो जाए, साफ़ी खत्म हो जाए। जो आज ये हरकत हुई है ये तो बड़ी अफसोसनाक है कि आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि सदर तकरीर कर रहा है, आईनी तौर पर उसने खिताब करना है ज्वाइंट सेशन से, और उस दिन जनाब कोई रिपोर्ट करने के लिए मौजूद ही नहीं है, और वो सुंजियाँ हो जाए गलियाँ तो मिर्जा यार फिर वो तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? यानी अब कोई ये ध्यान नहीं दे रहा इस वक्त कि जी सदर ने क्या कहा है। उन्होंने तो जो तारीफें करनी थी की हुकूमत की, थोड़ा बैलेंस चलते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चले बहरहाल। तो अब आप ये देखिए कि जो फवाद चौधरी ने कर दिया है वो तो हुकूमत के लिए एक नया अजाब खड़ा कर दिया कि भाई जॉइंट सेशन था और उसमें क्या किया है। आपको फेक न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं। फेक न्यूज़ कल आपको मुख्तलिफ अखबारात में मिलेगी जो कि फवाद चौधरी साहब आज रात पूरा ज़ोर ज़बरदस्ती करके छुपवाएंगे, और वहाँ पे लिखा होगा कि मीडिया पर कोई कदगन नहीं थी। और हकीकत ये है कि मीडिया को प्रेस गैलरी में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। बदतरीन मार्शल्लाह हमने देखे हैं, इस एमरजेंसियाँ देखी हैं, एमरजेंसी प्लस देखी है। कभी किसी भी दौर में प्रेस गैलरी को ताला नहीं लगाया गया। ये जनाब फवाद चौधरी साहब का हुस्न है, और उनका ये आप ये कहें कि ऐसा फ़ैसला है जिसने पूरी आमरीतों को एक तरफ रख दिया है और इस हुकूमत को ठहरे के दूसरी तरफ खड़ा कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि जो कुछ भी ये किया जा रहा है कोई इसमें बाकी किसी का रोल नहीं है सिवाय फवाद चौधरी साहब की। वो चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि मैं इमाम बन जाऊं और तमाम मीडिया मेरे पीछे मुक्तदी बन के खड़ा हो जाए। मैं कहूं अल्लाह अकबर तो नियत बांध लें, मैं अल्लाह अकबर कहूं तो रुकू में चले जाएं, मैं अल्लाह अकबर कहूं तो वो सजदे में चले जाएं। ये वो चाहते हैं। और जो मीडिया अथॉरिटी बिल है उसके पहले सफ़े से लेके आखिरी लफ्ज़ तक आप पढ़ लें, आपको सिवाय इसके कि पीटीवी से भी बदतर मीडिया जो है वो बनाने के लिए तमाम मीडिया को रेगुलेट वो करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, और ये हमें बताएंगे वो कि सहाफ़ी क्या है, वो ये हमें बताएंगे कि अखबार क्या होता है, वो हमें बताएंगे कि टीवी क्या होता है, और वो ये बताएंगे सोशल मीडिया क्या होता है। ये सारी तारीफ़ें इस की रोशनी में हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम ये हैं जो कि मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल में बताया गया है। फिर वो मालकान को बताएंगे कि आपने कौन सी खबर किस तरह से चलाई थी, वो जर्नलिस्टों को बताएंगे कि आप कौन हैं, आपने क्यों खबर की थी, कि आप सहाफ़ी की तारीफ पे पूरे भी उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। और इनका फ़ैसला जो अथॉरिटी होगी, इनका फ़ैसला सेशन जज के फ़ैसले के एक साई जुडिशल जो फोरम है वो बना दिया गया है, और नीम अदालती कार्रवाई होगी, सज़ा होगी, और उसकी हाई कोर्ट में जाके आप लोग अपील कर सकेंगे। इस तरह की चीज़ें सजेस्ट की गई हैं जो कभी किसी आमराना दौर में भी नहीं की गई, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ फवाद चौधरी। मैं आपको बताऊं, जिस दिन दोबारा ये वज़ीर बने थे इंफॉर्मेशन के, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीआईडी में, एक सीनियर जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह, उन्होंने इनसे कहा कि चौधरी साहब को अदारे रह गए हैं बंद होने में जिनको आप दोबारा आ गए हैं बंद करने। तो ये कि नहीं, मैं तो मोहब्बत में आया हूँ, मैं तो मीडिया को मज़ीद आज़ादी देने आया हूँ।
तो वो बात, वो जुमला आज मुझे उस जर्नलिस्ट का याद आ रहा है जिन्होंने कहा था कि 2-4 जो रह गए हैं, क्या वो हम भी कोई बंदोबस्त कर लें अपना कहीं रेडी शेडी लगाने का। तो ये वो एक नुक्ता है, ये फवाद चौधरी साहब के जहन में है कि तमाम जर्नलिज्म पाकिस्तान से एलिमिनेट कर दिया जाए और पाकिस्तान में सिवाय फवाद चौधरी के वो जो कहे वो जर्नलिज्म हो, वो जो हुक्म करे वो खबर हो, और वो जिसको कह दे कि ये कुछ भी नहीं है, तमाम मीडिया कहे ये आपने जो फरमाया वो हजूर दुरुस्त फरमाया। अच्छा, ये तो पूरी दुनिया में कई दफ़ा कोशिशें हुई और बाबर डोगर साहब भी देखा गया कि अगर कहीं खबर को आप सहाफ़त को ख़त्म कर देंगे तो वो कौम फिर आगे नहीं बढ़ती, वो मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो तबाही की तरफ चले जाते हैं। हमने देख लिया, किसी भी मुल्क की आप मिसाल तारीख भरी पड़ी है। तो फवाद चौधरी साहब फिर पता नहीं इस तरह क्यों कर रहे हैं। ये तो जो उन्होंने किया है उसके बाद अब देखिए ना, हुकूमत की कारकर्दगी का जो बताना था सदर साहब ने, वो कौन हाईलाइट करेगा, कौन इसकी बात करेगा। बहरहाल अब ये उन्होंने साथ कहा जी रवादारी की रिवायत पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, कहाँ रवादारी फिर नजर आई है। आज अपोजिशन भी बाइकआउट कर रही थी और साफ़ी भी बिल्कुल बाइकआउट कर रहे थे और एहतजाज कर रहे थे, धरना दे रहे हैं। अभी गुलाम रज़ा साहब भी मैं देख रहा था, वो भी मौजूद थे इस्लामाबाद में बाहर। तो साहब मुझे तो ये लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो एक एजेंडे पे हैं। फवाद चौधरी ये चाहता है कि ये गवर्नमेंट जो है ना, वो जिस गवर्नमेंट के वो साथ रहा है उसके गोडे गिटों में बैठ गया। परवेज़ मुशर्रफ से स्टार्ट हो जाए, फिर पार्टी के साथ पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, मुशर्रफ का बेड़ा गर्क हो गया। मुशर्रफ की पार्टी का स्पोक्समैन था, वो आज कहीं नजर ही नहीं आ रही। वो जो मुशर्रफ साहब ने एक पार्टी बनाई थी उसके ये स्पोक्समैन थे, तो वो तो सिरे से उड़ गई। उसके बाद फिर पार्टी ऐसी वफाक से गई कि अब दोबारा आने की उसके चांस ही नहीं है। अब ये इमरान खान साहब के गोडो गिटों में बैठने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के बिल लेके आ रहे हैं। तो मेरा मतलब है वो मीडिया जिसकी वजह से इमरान खान खुद क्लेम करते हैं कि ना मैं इस मीडिया की वजह से आया हूँ, मीडिया ने मैक्सिमम इमरान खान को कवरेज दी। आज वही मीडिया जो है वो इमरान खान के खिलाफ करती है, इस बंदे ने, इस फवाद चौधरी ने। मगर हर वो स्टेप ये बंदा लेता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डैमेज करे। मेरा मतलब है कि ये भी इस गवर्नमेंट के कैडेट में आना था कि आईनी अदारों पे अटैक किया जाए, उन पे हमलावर हुआ जाए, उनको तबाह करने की बात की जाए, उनको आग लगाने की बात की जाए। वहाँ पर एक वो बंदा जिसको इमरान खान ने खुद अभी 6 महीने पहले उसको खुद नॉमिनेट किया, जो और उसी को आप इस्तीफा मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकियां दी जा रही हैं, उनके अफसरान को धमकियां दी जा रही हैं। भाई ये एक जमहूरियत में कभी आपने सुना कि इस तरह की चीज़ें हैं? पूरे वेस्ट में इमरान खान साहब बार बार वेस्ट की बात करते हैं। पूरे वेस्ट में आज़ाद मीडिया है, अमेरिका में आज़ाद मीडिया है, वो आज़ाद है, फ्री है, वो क्रेडिबिलिटी। हाँ, अगर आपको कोई खबर पे शक किया तो आपके पास पैमरा का ऑफिस है, पैमरा में चले जाएं, वहाँ पे साबित करें ये खबर गलत है, जाली है। मुझे भी मौका मिले, गवर्नमेंट अपना मौका अपना वकील के जरिए पेश हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये अब इस तरह ये इमरान खान साहब के एक बयान पर शहबाज शरीफ साहब ने भी अदालत में केस किया हुआ है, तो केसेस तो वो हो जाते हैं, पहले ही कवानीन मौजूद हैं। तो ये फिर पाकिस्तान मीडिया ड्रैकोनियन अथॉरिटी बनाने की समझ नहीं आती। बस वही बात जो गुलाम रज़ा साहब आपने कही है कि वो चाहते हैं कि बस स्याह और सफ़ेद का ममालिक हो जाओ, लेकिन इससे वो इमरान खान को नाकाबिल तलाफ़ी और तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ की बात की हमने, पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के भी बड़े करीब होते थे, तो ये जहाँ जाते हैं ये वो पठाई बिठा देते हैं। अब जो हमें नज़र आया कंटोनमेंट बोर्ड में, अभी प्रोग्राम से पहले बाबर डोगर साहब के साथ भी मेरी ये एक प्यार भरी बहस छिड़ गई थी, तो ये गुलाम रज़ा साहब इसमें ओवरऑल लीड तो फिर भी तहरीक इंसाफ को मिली है। बाबर साहब इसे चाहे लाख इख्तलाफ करें, मगर तहरीक इंसाफ ओवरऑल पाकिस्तान में लीड में नजर आ रही है। आप ये कह सकते हैं चले पंजाब में बड़ी मार पड़ी, मगर बहरहाल ओवरऑल तो तहरीक इंसाफ आ गए। पाकिस्तान का 70% पंजाब है, ये बात जहन में रखें। और दूसरी बात कि एक वो पंजाबी का बड़ा मशहूर एक लतीफ़ा है कि कोच जो है उसको आके टीम का जो कप्तान था वो बताता है, उसने पूछा कि 4 मैच हुए हैं, क्या क्या बना? वो पंजाबी में उसको कहता है कि 2 हम हार गए, 2 वो जीत गए। अच्छा, 2 असी हार गए थे, 2 वो जीत गए। ठीक, तो बात ये है कि ये बात इधर उधर करके आप जो मर्जी करें और ये कह दें कि जी वो इतने वोट पड़ गए और इतना परसेंटेज रहा और ये रहा वो रहा। मैं आपको सूरत हाल बता देता हूँ। बहुत सारे मेंबरान कोई 55-56 के करीब, जो 53 के करीब आज़ाद जीते हैं, वो सब के सब आज़ाद जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं।
उनको कहा गया था मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, जिम्मेदारान की जानिब से कि आप आज़ाद इंतखाब लड़ें अच्छा तो आप जीत सकते हैं, नून लीग का नाम लेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ अभी बहुत सारी सूरत हाल इस तरह की चल रही है। अच्छा। तो उन्होंने आज़ाद से भी जीता, पंजाब में भी आपने सूरत हाल देख ली और बाकी सारी सूरत हाल भी आपके सामने है। तो ये कोई ऐसी कुछ तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है। तहरीक इंसाफ का तो दावा है कि उनके लोग भी आज़ाद जीते हैं, जिनको टिकट नहीं मिली वो आज़ाद लड़े और वो आज़ाद भी जीते हैं। पिछले जनरल इलेक्शन में भी ये हुआ था। तो ये कोई बड़ी खुशाइंद बात है कि आपने, इसका मतलब ये है कि आपके जो टिकट बांटने वाले थे उन्होंने मुल्तान पीटीआई का गढ़ अवाम में नहीं थी। गढ़ सर पूरे पंजाब में वहां पर 6 सीटें पीटीआई की हैं, एमएनए की। सारा मुल्तान उन्होंने जीता हुआ है और 10 सीटों में से वो एक सीट नहीं जीत सके, 9 आजाद जीत गए। तो ये आप इसको क्या कहेंगे? मेरा मतलब पीटीआई 9 की 9 सीटें हार गई। सर अब आप पिक एंड चूज कर रहे हैं ना, आप देखें इस तरह तो फिर खैबर पख्तूनख्वा जाए वहां पर उन्होंने सफाया कर दी बाकी सबका, इस तरह तो फिर अब खैबर पख्तूनख्वा। मुझे एक बात बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की नेशनल असेंबली की 37 सीटें हैं, पंजाब की 148 सीटें हैं। तो आप उससे फैसला कर लें कि अगर इसी रिजल्ट को आप आगे इम्प्लीमेंट करें जनरल इलेक्शन में तो 148 में से उस हिसाब से पीएमएलएन को मिलनी चाहिए, उन 37 में से चले तकरीबन मेरा ख्याल है 44 अभी भी पंजाब में अगर हुकूमत बनाई है तहरीक इंसाफ ने। जी गुलाम साहब, उसामा गाजी साहब, पंजाब को हल्का ना लिया जाए किसी भी हवाले से। मैं आपको जिसने भी हल्का लेने की कोशिश की है उसका नुकसान दो बड़ी जनरल सर पिछले जनरल इलेक्शन में क्या तहरीक इंसाफ बना सकती थी? तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती थी पंजाब में। पंजाब के लोगों का मैंडेट पंजाब के लोगों को दे दिया जाए। सर एक मिनट, जो पंजाब का मैंडेट है, पंजाब के लोगों का मैंडेट है, वो ईमानदारी से तो किसके पास भी मिले उसको दे दिया जाए। सर वो किसके पास है मैंडेट? सर वो अब वो बता दिया उन्होंने, कल बताया इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में इस इलेक्शन में एक फर्क है। उस वक्त वजीर आला उस्मान बुज़दार को पंजाब ने नहीं देखा था। ये अब आपने वजीर आला उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस को पंजाब ने नहीं देखा था और इमरान खान साहब को अब समझ लगी कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनका वो जो कहते हैं कि उन्होंने बेतहाशा काम किया, रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। वो पंजाबियों को भी नजर नहीं आ रहा, मुझे भी नजर नहीं आता, शायद आपको भी नजर नहीं आ रहा। आप भी आज तक ढूंढते फिर रहे हैं सर ये काम हुआ। लेकिन दूसरी चीज एक मिनट सुन लें, दूसरा अहम फैक्टर जो था वो एक मैसेज हमजा शहबाज की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से मरियम नवाज और नवाज शरीफ को गया और बड़ा तगड़ा मैसेज गया। मुझे एक बात बताए, जीबी की कैंपेन मरियम ने चलाई जी, उसके बाद आजाद कश्मीर की कैंपेन मरियम ने चलाई और उसका रिजल्ट आपके सामने। इवन लाहौर की दोनों सीटें जो थी वो भी पीएमएलएन हार गई। उस वक्त हम ये जिक्र कर रहे थे जी हमजा शहबाज कहाँ पर है, वो इलेक्शन। अब इस इलेक्शन में हमजा शहबाज और शहबाज उन्होंने जो नारा दिया वो वोट को इज्जत दो का नारा नहीं था। वो कोई एस्टेब्लिशमेंट को गालियां नहीं दी, कोई अदारों को गालियां नहीं दी, उन्होंने खिदमत को इज्जत दो, काम को इज्जत दो, मेहनत को इज्जत दो, ये 3 नारे थे। और उन्होंने प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो जो अदारे है वो वाली अप्रोच रखी। और आज आप देखें कि रिजल्ट जो था वो बिल्कुल डिफरेंट आया। अब आपने डिबेट का रुख चेंज कर दिया। आजाद कश्मीर वाला रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो नैरेटिव है नून लीग को उन्होंने बता दिया कि जनाब अगर आप हमारे कहने के साथ चलेंगे तो फिर आपको यहाँ से वोट भी मिल सकता है, सीटें भी मिल सकती हैं। अगर आप मरियम नवाज ये बात आपकी मैं 100% एग्री करता हूं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। मगर अब सवाल ये है कि क्या ये नवाज शरीफ और मरियम मानेंगे कि जी देखें शहबाज और हमजा ने ये जिस तरह से नारे लगाए वो उस पर लोग जो हैं वो आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। क्या गुलाम साहब मरियम और नवाज शरीफ इस चीज को समझेंगे? 80% पार्टी जा चुकी शहबाज शरीफ के साथ, वो इस बात को समझ रहे हैं। क्या पता ये नवाज शरीफ साहब की कंसेंट से ही सारा कुछ हो रहा है। ये क्या कह सकते हैं आपके मरियम की कंसेंट नहीं होगी सर, नवाज शरीफ का तो मुझे पता नहीं, मरियम की नहीं होगी, मरियम की कंसेंट नहीं है। वो बेचारी का तो ट्विटर भी खामोश पड़ा हुआ है, नवाज शरीफ से बाहर नहीं है सर। मरियम का तो ट्विटर भी खामोश पड़ा हुआ है।
वो तो कुछ बोली नहीं है। मेरा मतलब कि अगर क्योंकि उसकी कैंपेन शहबाज शरीफ ने चलाई या हमजा ने चलाई, अब मरियम साहिबा तो ट्विटर में भी नहीं बोली, हालांकि इतनी बड़ी कामयाबी पंजाब में मिल गई। ये बताएं, ट्विटर भी उनका खामोश पड़ा हुआ है। आप दोनों जो हैं, आपका ख्याल है कि जी ये तहरीक इंसाफ के लिए एक वेकअप कॉल है, मैं ये मान लेता हूं, लेकिन आप ये कहेंगे जी वो बिल्कुल तबाह हो गई, कुछ भी नहीं बचा, तो सर ये फिर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, अभी सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन, उसमें चंद हफ्तों में ऐसा क्या हो गया कि जी आप कहेंगे जी बिल्कुल ही बर्बादी होगी गुलाम रज़ा साहब, जबकि मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास भी है नहीं बर्बादी की बात। जी कराची में देखें, थोड़ा वक्त बाकी है, अभी पूरी बर्बादी नहीं हुई, अभी बल्दियाती इंतखाब आने दें तो फिर बाकी भी। सर दूसरी बड़ी जमात पंजाब में भी है, तरह नहीं, अब कहीं भी अगर तहरीक इंसाफ नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 है जी। नंबर 2 जो होता है ना, वो उसके पास कुछ नहीं होता इस वक्त। अगर वोटों के एतबार से देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब में नंबर 2 वोटों के हवाले से नंबर 2 थी पीटीआई के नीचे, लेकिन आप देखिए उनके पास तो ना पंजाब में हुकूमत है, ना उनके पास फेडरेशन में है, नंबर 1 नहीं चलता है। तो आने वाला जो दिन है वो आपको, अगर इंतखाबात बल्दियाती होते हैं तो बल्दियाती इंतखाबात में आपको नज़र आ जाएगा, जो आप कहते हैं ना कि पूरा सफाया नहीं हुआ, तो वो बल्दियाती पूरे, अभी तो इंतखाब भी चंद जगहों पे हुए, क्या हुआ क्या है? चलें आप बता दें, आप दोनों बता दें, बाबर साहब पहले आप बता दें क्या हुआ है। क्या चले मैं मान लेता हूँ कि ये तो मैं मान नहीं सकता, फैक्ट्स हैं, 62 सीटें उनकी हैं, 52 अब तक, तो लीड उनकी है, लेकिन चले लीड कम हुई है, आपकी नज़र में क्या रीज़न है, क्या किया जा सकता है बल्दियाती इलेक्शन में, वरना बहुत बुरा हाल होगा तरीके साहब। उसामा साहब, ये इमरान खान साहब को भी एक मैसेज है कि ये जो बार बार उसको कह रहे थे कि जनाब उस्मान बुज़दार जो है इसको चेंज कर दो, तो एक उनकी तरफ से भी एक मैसेज है कि उस्मान बुज़दार के होते हुए इमरान खान को कामयाबी नहीं मिल सकती। ये फेलियर जो है उस्मान बुज़दार, अच्छा एक मिनट दीजिए। और दूसरी चीज़ जो है कि जो नून लीग के बयानिए की तब्दीली है वो एक्सेप्टेबल है कुछ हल्कों में, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इमरान खान के लिए बड़ा लम्बा फिक्री है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज जो रिपोर्ट मिली है ना, उस रिपोर्ट में इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार साहब ने ये कहा कि जनाब वो जो जाली वोट नून लीग रजिस्टर किए हुए हैं उसकी वजह से ये जीते। सर 10 सेकंड ब्रेक में गुलाम रज़ा साहब क्या हुआ है? उस्मान बुज़दार से फैक्टर है, इमरान खान ने बड़ी कोशिश की जी, बड़ी आला कारकर्दगी लोगों को नजर नहीं आई। एक फैक्टर जो है वो उस्मान बुज़दार साहब का भी है, उनकी काबिलियत और सलाहियतों का है, जो पूरे पंजाब में हर सूबे, हर गली, हर जो ज़िला है, हर यूनियन काउंसिल है उसमें नज़र आ रही हैं। और दूसरा एक झूठ के बयानिए का है, जो मीनार पाकिस्तान झूठ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी जैसे लोगों ने खड़ा किया हुआ था, लोगों को उसकी समझ आ गई है और आने वाले दिनों में मज़ीद समझ आ जाएगी। नहीं जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, ये क्या हुकूमत का दर्द सर बना हुआ है अपोजिशन का? हुकूमत अब ये काम करने जा रही है, वो कुछ छुपा नहीं, वो बता चुकी है कि अब तो वोटिंग इसी तरह से होगी और उसके लिए हुकूमत ने सेशन भी बुला लिया है। तो अब क्या होगा? ब्रेक के बाद बात। अब पता चला। अब पता चला। एक और कंट्रोवर्सी, जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, मुसलसल चल रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से है। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा जा चुका है कि हर सूरत हमने ये कानून पास करवाना है, और अगर सेनेट की कायमा कमेटी जहाँ से आगाज़ होता है इस तरह की कानून साजी का, तो अगर वहाँ पर ये पास नहीं भी हुआ तो हम अब जॉइंट सेशन बुलाएंगे और वहाँ से इसको पास करवाएंगे। अगला महाज वही आज सदर का खिताब हो गया, वहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद हुकूमत पीछे नहीं हट रही और ये उन्होंने लेकर आना है, ये वाज़ेह है। लेकिन सिर्फ मसला अपोजिशन का नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के शदीद खिलाफ है और अब ज़्यादा तोपों का रुख हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ हो चुका है। एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उनकी तैनाती के हवाले से। अब ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। गुलाम रज़ा साहब, क्या लग रहा है आपको, हुकूमत तो ये पास करवा लेगी, या आपको लगता है कि शायद अब भी वक्त है कि वो एक दफ़ा फिर कोशिश करे कि साथ मिलाया जाए, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात दूर किए जाएं, या ये सोच है कि जी जब एक दफ़ा पास हो जाएगा खुद ब खुद एतराज़ात दूर हो जाएंगे? क्योंकि हुकूमत की एक सोच ये नज़र आती है कि टाइम नहीं है, जब ये पास होगा फिर ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऑर्डर्स होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेस्ट होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर फिर उसको देखना होगा, क्योंकि 1-1.5 साल का वक्त रह गया है, तो ये ज़्यादा वक्त नहीं है। देखिए, घुमंड इतना है इस हुकूमत के वज़रा के अंदर, और इस हद तक इनके अंदर आप ये कहें कि गरूर है कि ये किसी की बात सुनना तो दरकिनार,
किसी से ये मुशावरत करना भी पसंद नहीं करते। आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर वो इतराज़ात उठाता है तो उनके इतराज़ात दूर किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है कि आप बाकी सियासी पार्टियों से कोऑर्डिनेट करें, उनको बुलाएं। अगर यही डेमो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लियर होकर दे रहा होता तो क्या बाकी सियासी जमातें ना आती या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात ना सुनती? यहाँ ये इस तरह की बुनियाद डाली जा रही है कि हर काम ज़ोर ज़बरदस्ती से करना है और जमहूरी दौर भी कहलवाना है और काम ज़ोर ज़बरदस्ती से करना है। असल में आपको अंदर की स्टोरी आज एक कहानी जो कि आने वाली है 2-4 दिन में जी, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काम तकरीबन 15-20 रोज़ पहले मुकम्मल कर लिया है। एक ऐसे हल्का इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बदतरीन धांधली की है उसका एक एक सबूत और उसकी एक एक शवाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। वो रिपोर्ट तैयार है, वो रिपोर्ट जारी करनी थी और ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इसीलिए खड़ी कर दी गई कि जब ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा तो फिर हम ये कहेंगे देखें बायस थे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशनर मुतनाज़ा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा है, ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात की भरमार कर रहा है। ये इनको खबर हो गई थी कि वो रिपोर्ट जारी करने वाले हैं, वो रिपोर्ट जारी हो जानी थी, लेकिन अभी उसके लिए कुछ वक्त फिर रोक ली गई है वो रिपोर्ट। और उसमें हर एक लफ्ज़ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है और बाकायदा सबूत हैं, वॉइस मैसेज हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, दस्तावेज़ाती सबूत हैं कि किस तरह से धांधली की गई थी। दूसरी बात जी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कौन ये कह सकता है कि आप अभी आज इस्तीफ़ा दे दें? इनको तो हटाने के लिए आर्टिकल 2 और 9 का सहारा लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको जुडिशल जो आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ जाना पड़ेगा। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अभी इतराज़ात मुख्तलिफ किए जा रहे हैं या उनकी बैशिंग की जा रही है, वो उसके पीछे बहुत सारे मोटिव्स हैं ताकि इस तरह से मुतनाज़ा कर दिया जाए कि जो भी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान EVM के हवाले से करे वो उसको कहा जाए कि ये हमारी मुखालफत में किया जा रहा है और बाकी सियासी जमातों ने गठजोड़ कर लिया है इनके साथ। तो ये कोशिश की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, इनके दोस्तों ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा आप शरीफ आदमी हैं राजा साहब, आप इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा कि मुझे कोई इससे गरज नहीं है, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अगर मैंने कोई एक जुमला, एक लफ्ज़, एक ऑर्डर मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हट के पास किया है या कोई बात की है तो मुझे आप बता दें, मैं उसी वक्त मैं ये उनके अपने दोस्तों के दरमियान ज़राए ने बताया कि उनके दोस्तों के दरमियान गपशप हुई। ये 2 दिन पहले वो जब इस्लामाबाद से लाहौर गए हैं तो वहाँ पे तो वो तो इस तरह के बंदे हैं, उनकी तो इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है। और जब वो सेक्रेटरी रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे तो वहाँ पे भी वो हमेशा अपराइट उनके नाम से वो मशहूर रहे हैं। तो इन्होंने जो इनको लगाया था, इन्होंने कहा कि शायद वो स्टूज साबित होंगे, लेकिन वो तो अपने जो उनके पास इख्तियार है वो उसको लेके खड़े हो गए हैं। ठीक है, मगर बात ये है कि मामला हुकूमत की तरफ से ये है कि जी कानून साजी ये पार्लियामेंट का काम है, कानून पर अमल दरामद करना पड़ेगा सब इदारों को। यानी अब सुप्रीम कोर्ट भी है अगर, तो वो कानून तो नहीं बना सकती। अगर कानून बन जाता है मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कुछ जजेस के हवाले से किसी तरह, तो अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन भी उसी में आता है। अब इलेक्शन कमीशन ये चाहे कि उसकी मर्जी की कानून साजी हो जाए, हुकूमत का मैं मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ, तो हुकूमत ये कह रही है कि जी ये नहीं हो सकता। तो ये वो दिखा रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन बदमाशी कर रहा है। बाबर साहब। उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन का पहला और आखिरी काम ये है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना, और उसके लिए जो भी इक़दाम वो कर सकता है उसका वो करे। और गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी नीचे काम कर रहे अदारे हैं, उन सब वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो बाउंड है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करें जी। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको इतराज़ात हैं EVM पर,
अब मसला ये है कि होना तो ये चाहिए था, गवर्नमेंट अपोजिशन और ये सारे बैठते और इतराज़ात को दूर करते, और अगर गवर्नमेंट वो इतराज़ात दूर नहीं कर पा रही तो फिर कोई ना कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जिसमें एक कंसेंसस के साथ एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया जाता। मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरी खुद अपनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके हवाले से खासी रिजर्वेशन थी। मेरा मतलब है कि मैंने देखा कि किस तरह से उनके ससुर जो हैं वो 2013 के इलेक्शन में नून लीग के मीडिया सेल कह रहा हूँ इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे। जो मॉडल टाउन जो PMLN का ऑफिस है वहाँ पर उनका बाकायदा एक कमरा है, और उस कमरे में वो डेली आके बैठते रहे हैं और आके वो इलेक्शन सेल को हेड करते रहे हैं। वो नून लीग के 2013 के इलेक्शन को में नून लीग को जितवाने में सईद मेहदी साहब का एक रोल है। इससे पहले वो शहबाज शरीफ के एडवाइज़र रहे, 5 साल वो एडवाइज़र रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर वो उड़े, लेकिन इसके बावजूद उनसे गाड़ी वापस नहीं ली गई, उनसे ऑफिस वापस नहीं लिया गया, उनसे घर वापस नहीं लिया गया। तो नून लीग की उन पे जो नवाज़शात हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। सईद मेहदी साहब खुद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं जेल में। उसके बाद जाहिर बात है कि जब नून लीग का 2013 से 18 का टेन्योर था, उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं इनको बेतहाशा बेहतरीन पोस्टिंग वो एंजॉय करते रहे हैं नून लीग के दौर में। चलें, इमरान खान ने बहल उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो लगाया इन कंसल्टेशन विद PMLN जो अपोजिशन लीडर था उनके, तो वो बेहतर जानते होंगे उन्होंने क्यों लगाया। तो अब ये मेरा सबसे पहले तो इतराज़ ये है कि ये बात होती है बूमरैंग के, जो आप कह रहे होते हैं बादा वो आपके मुंह पे आके उल्टा आप पे आके गिरता है। ये कहते थे कि चेयरमैन नैब जो है वो तो नून लीग ने लगाया, हमने तो नहीं लगाया, तो ये रोते क्यों हैं? इन्होंने इनका अपना बंदा है, हमारा बंदा तो नहीं है। तो अब मसला ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपने लगाया, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? फिर अब रोने पीटने का फ़ायदा क्या है? पहले सोच लेते कि ये बंदा, उसका बैकग्राउंड देख लेते, सारा मीडिया चीखता रहा, सारी चीज़ें सामने थी, कोई ऐसी चीज़ हिडन नहीं थी। और अगर खान साहब को किसी ने चीट कर दिया तो इसमें मेरा और अब आपका कसूर तो नहीं है। अब राजा सुल्तान सिकंदर जो है कई चीज़ों पे मुझे लग रहा है कि उनको बैलेंस रह के चलना चाहिए। मेरा मतलब है कि ये चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए कि वो कोई अपोजिशन के स्पोक्समैन है या उनके इशारों पे नाच रहे हैं। बल उनको ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो दोनों पार्टीज़ को लेके चले, दोनों का मौक़िफ़ सुने और उसके बाद कोशिश करें कि कोई ना कोई ऐसा कंसेंसस निकल आए। लेकिन अगर वो भी इस तरह से पार्टी बन जाएंगे तो फिर तो चीज़ें चलना नामुमकिन हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है इसमें मैं जिम्मेदार, फवाद चौधरी साहब भी जिम्मेदार है, उसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। जिस तरह से वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयान आए कि ये एक आइनी इदारा है और आप कहेंगे हम इसको आग लगा देंगे, ये रिज़ाइन कर दे, ये उसको धमकियाँ देना, कि ये मेरा तो ख्याल है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे उसामा साहब इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे तो इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में चला जाना चाहिए कि जनाब ये किस तरह से वज़रा जो है हमें धमकी दे सकते हैं। आइन में तो इलेक्शन कमीशन को इतने इख्तियारात दिए हैं। जी आइन ने तो इलेक्शन कमीशन को सर इतने इख्तियारात दिए हैं कि वो खुद लेजिस्लेशन जो है वो कर सकता है कि जनाब ये चीजें जो है ये हमें चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन कभी ऐसे भी रूल्स को रिकमेंडेशन नहीं देते कि जी आइंदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये हम समझते हैं कि ये काम होने चाहिए, तो वही कुछ कर दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जब बात कर रहे हैं ना आपके, उनको इख्तियार भी हासिल है या वो किसी अदालत में चले जाएं। ये जो 2 इजलास मुलतवी हुए हैं ना, इन इजलास में चीफ कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कोई जुडिशल ऑर्डर पास करना चाह रहे थे। यह हम आपको, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है कि वो जुडिशल ऑर्डर पास करना चाह रहे थे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कहा कि हम इसको आग लगा देंगे, जिन्होंने धमकियां दी DGIT को। तो वो उनको, उनके जो रफ़का हैं, उन्होंने कहा कि ये इस वक्त आप ये काम ना करें, क्योंकि वो एक हाई कोर्ट के जज की हैसियत रखते हैं और उनका किया हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और वो जुडिशल ऑर्डर जारी कर सकते हैं
अच्छा। लेकिन उनको रिस्ट्रेंट किया जा रहा है उनके रफका की जानिब से जो साथ वहाँ पे बैठे हैं। एक आईनी इदारा है, है। आप किस तरह से एक मिनिस्टर उठ के कह सकते सर हैं नहीं कि इसको करना आग चाहिए लगा सर, दें, लेकिन मैं इसको आग लगा दारा भी मेरा- सर अपनी कोई रिकमेंडेशंस ही दे देना कि इस तरह फ्री एंड फेयर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, तरीकाकार ये है, ये काम करें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे किस तरह पाकिस्तान ने सारे सबूत दुनिया के सामने रखे हैं कि भारत किस तरह खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है और दाइश के कैंप्स भी चला रहा है। अब पता चला। अब पता चला। भारत का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जारी है, एक के बाद एक झूठ पकड़ा जाता है और पाकिस्तान ने फिर अपनी तैयारी की और फैक्ट्स के साथ दुनिया के सामने आया और एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी थी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब थे और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी और 131 सफ़ात में मुश्तमिल डॉसियर पूरी दस्तावेज़ात सामने लाया है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने लेकर आया है और ये चेक की जा सकती है, क्रॉस चेक की जा सकती हैं, ये अवेलेबल हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इनमें यह भी बताया जाता है कि जी 5 कैंप्स बनाए गए हैं, 5 अड्डे बनाए हुए हैं दाइश के, जहां पर भारतीय हुकूमत, भारतीय सरकार, रियासत ट्रेनिंग दे रही है, दाइश दहशतगर्द बना रही है। और क्यों? ताकि जनाब एक तो दुनिया की हमदर्दी ली जाए कि देखें जी ये मकबूजा कश्मीर में दाइश आ गई है, एक इस वजह से, और साथ ये कि जी जो जद्दोजहद आज़ादी है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की, उसको बदनाम किया जा सके। तो गुलाम रज़ा साहब सिर्फ ये नहीं, इसमें और भी तमाम फैक्ट्स लाए गए हैं और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने जो कुछ बताया है कि कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वो सब फैक्ट्स भी दुनिया के सामने लाए हैं। अब ये समझ नहीं आती कि अफगान तालिबान के हवाले से कहा जाता है जी वो जी औरतों को कह रहे हैं बाहर ना निकलो, पर्दा करो, ये सब करो, तो वहाँ तो औरतें तो बाहर नहीं निकल सकती। मकबूजा कश्मीर वो तो जेल बना हुआ है सारे मुसलमानों के लिए, वहाँ किसी का ख्याल नहीं जाता। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने राइटली पॉइंटेड आउट कि उन्होंने आज यूरोपीय यूनियन को भी और दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक को भी, अमेरिका को भी, अक़वाम मुत्तहिदा को भी उन्होंने ये डोजियर के ज़रिए से बताया कि आप इस वक्त जिस हाइपोक्रेसी से काम ले रहे हैं, दुनिया में बच्चों के हकूक़, औरतों के हकूक़ पर आप बहुत बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की हलाकतों का बताया है, उन्होंने औरतों के बेवा होने के हवाले से बताया है। हाफ विडो का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, कितने हज़ार नौजवान वहाँ से गायब कर दिए गए हैं और वो अब ख़वातीन घरों में हाफ विडो के तौर पे बैठी हैं, ना वो जिंदों में है ना मुर्दों में है। एक इस रिपोर्ट में जो जंगी जराइम है उस हवाले से बताया गया, 1 मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर इंडियन, 4 IGs, 7 DIGs, 131 कर्नल्स और 186 मेजर्स और कैप्टन्स और 118 यूनिट्स, इन लोगों ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और बताया गया 1 लाख बच्चे यतीम हुए हैं और इसके साथ साथ जो 1253 नौजवान जो हैं उनको नाबीना कर दिया गया है, 6700 इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। ये डोजियर नहीं है, ये FIR है, ये इंटरनेशनल अदारों को, दुनिया को, बैनुल-अक़वामी अक़वाम आलम को इसको एक FIR की शक्ल देनी चाहिए। ये एक इत्तला है सबूतों के साथ और उसमें सबूत पाकिस्तान के नहीं हैं, पूरी दुनिया के अदारों की रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि इंडिया कश्मीर में क्या कर रहा है, इंडिया कश्मीर में कौन से मज़ालिम ढा रहा है, वहाँ पे किस तरह से मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है, वहाँ हिंदू बनिए को ला के बसाया जा रहा है, अमलाक छीनी जा रही हैं, आज़ादी इज़हार राय नहीं है। और उसके साथ साथ आप ये देखें यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और वहाँ कश्मीर में लोगों को मसाजिद जाने नहीं दिया जाता, ईदैन पढ़ने नहीं दी जाती, उनको अपने ख़त्म नहीं करवाने दिए जाते। सैयद अली गिलानी के जनाजे की सूरत हाल आपके सामने है कि उस मर्द हुर को जब दफनाने का वक्त आया तो उन्होंने संगीनों के साथ, बंदूकों के साथ जनाजा छीन लिया और उनको अपनी मर्जी से दफन कर दिया। ये एक FIR है भारत के ख़िलाफ़। अक़वाम आलम को आंखें खोलनी चाहिए और जहाँ भी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं वहाँ फिर इस तरह की तहरीकें जन्म लेती हैं, कभी वो इंतफादा होती है, कभी तालिबान होते हैं, कभी मुजाहिदीन होते हैं, तो ये इनसे
इनसे अगर अक़वाम आलम जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहे तो यहाँ पे इस तरह की तहरीकों को रोका जा सकता है, कश्मीरियों को इंसाफ फराहम करके और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देकर। अच्छा, अब मकबूजा कश्मीर के 6 अजला के 89 गाँव में 8652 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई, इज्तिमाई कब्रें। अब आप सोचिए कि कितनी ये कब्रें हैं, इज्तिमाई कब्रें, जिनका कोई पता ही नहीं चला किस तरह लोगों को गायब किया गया। 10,000 कश्मीरियों को जबरी लापता किया गया। 1253 नौ उम्र लड़के नहीं, ये बच्चे हैं, इनको नाबीना कर दिया गया है पैलेट गन के जरिए। अब ये बाबर डोगर साहब, ये इंसानी हकूक़ की तंजीम, किसी एक को भी आप मगरिब में चले जाएं, किसी एक के साथ भी ये हुआ होता तो आप समझे जी तूफान आ जाता, पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ बाकी जो मुसलमान हैं या दूसरे मालिक के लोग हैं वो कीड़े मकोड़ों से भी यानी नीचे है कोई दर्जा। अभी आप देखिए उनके अमेरिका के अखबारात खुद लिख रहे हैं जी, ड्रोन हमले में जो मारे गए 10 लोग, बच्चे भी उसमें शामिल थे, वो कोई दहशतगर्द नहीं था, बल्कि वो शायद उनमें एक शख्स इन्हीं के लिए काम करता अमेरिका के लिए, तो कोई नहीं पूछेगा। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में ये हज़ारों हैं, ये कोई 1, 2, 100, 200 वाक़यात नहीं, हज़ार वाक़यात हैं जिनके सबूत पाकिस्तान ने दिए हैं, जो रिपोर्ट हो चुके हैं, जितना कुछ हो सकता है। वरना तो इंटरनेट दुनिया में आज तक कहीं इतना बंद नहीं हुआ जितना मकबूजा कश्मीर में बंद हुआ है। वहाँ तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रसाई भी नहीं है। उसामा साहब, कश्मीर वो वाहिद इलाका है दुनिया का जहाँ पर स्टेट की पुश्तपनाही पर भारतीय फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर जंगी जराइम कर रहे हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की दुनिया की बदतरीन वायलेशन कर रहे हैं। अब आपने एक चीज़ और देखें कि भारतीय फोर्सेस के हाथों 3850 ख़वातीन की इसमें दरी हुई और उसके साथ साथ 650 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। एक तरफ सारी दुनिया काबुल पे नज़र रखकर बैठी हुई है कि ना वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। क्या हुई है कि जी उन्होंने कैबिनेट में किसी खातून को नहीं लिया, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है कि ख़वातीन को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी गई। और दूसरी तरफ फौजी भारतीय दरिंदे जो हैं वो कश्मीरी ख़वातीन की इसमत दरी कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं और दुनिया आंखों पे पट्टी बांध कर बैठी हुई है। उसामा साहब, अभी आपने खुद बताया 1253 नो उम्र टीन एज जिनको कहते हैं, नो उम्र लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, उन पर प्लेटलेट जो गन्स हैं उन छर्रों वाली गन फायर किए गए और 1253 नौ उम्र लड़के नाबीना हो गए, उनकी बिनाई चली गई। इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या हो सकती है कि आप बच्चों को नाबीना कर रहे हैं, आप उन पे गोलियां चला रहे हैं और उसमें जो 438 हैं वो बदतरीन जख्मी हुए। 15,438 जो हैं वो जख्मी हुए। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जिसको गार्जियन जो है वो भी इसका रेफरेंस दे रहा है कि 10,000 कश्मीरी जो है वो लापता हैं, उनका पता ही नहीं कहाँ है। जिस तरह से अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हाफ विडो के जनाब उनको पता ही नहीं है कि वो बेचारे वो ख़वातीन को नहीं पता कि उनके बंदे जिंदा हैं, मर गए, आएंगे नहीं आएंगे। तो वहाँ पर आप देखें कि हालात क्या हैं और सारी दुनिया जो है वो उसमें खामोश होकर बैठी हुई है, कोई पाबंदियों का नाम नहीं लिया जा रहा। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जहाँ पर आप किसी खातून की कोई तस्दीक नहीं हुई, किसी खातून के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया गया, यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं, कॉलेज खुले हैं। हाँ, उनका राइट है, वो उनको कह रहे हैं कि अच्छा, ये तालिबान ने भी उनको नहीं कहा कि ये तालिबान ने भी उनको ये भी नहीं कहा कि आप बुरके पहन कर आए, वो तो ये कह रहे हैं कि नकाब कर लें। पाकिस्तान ने अपना फर्ज अदा कर दिया है। ये फैक्ट्स हैं जो हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।